वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रमन प्रभाव, जिसमें हमने पढ़ा था रमन प्रभाव के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट, रमन की क्लासिकल थ्योरी, उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलराइजेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रमन प्रभाव पर वाइब्रेशन तथा रोटेशनल का क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई भी मॉलिक्यूल्स, लाखों के अंदर एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो क्या करेगा, लाइट एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्व करने के बाद उस मॉलिक्यूल के अंदर या फिर उस लाइट के अंदर चेंज ऑफ एनर्जी जो है वो परिवर्तित हो जाएगी, और जैसे ही एनर्जी चेंज हो जाएगी, एनर्जी का एक्सचेंज होगा, उस दौरान जो लाइट स्कैटर्ड होगी, स्कैटर्ड लाइट के अंदर क्या होता है, आवर्ती के अंदर, फ्रिक्वेंसी के अंदर चेंजेस आ जाता है। या तो स्कैटर्ड होने वाली लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अगर निकलने वाली या स्कैटर्ड होने वाली लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है तो हमें कौन सी लाइट प्राप्त होती है, हमें एंटी स्टॉक लाइन प्राप्त होती है। और अगर स्कैटर्ड लाइट की फ्रिक्वेंसी घट जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, तो हमें स्टॉक लाइंस प्राप्त होती हैं। इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है, देयर इज़ ए नो चेंज ऑफ एनर्जी, देन अगर वहाँ पे एनर्जी का कोई चेंजेस नहीं होता है तो हमें रेले स्कैटरिंग प्राप्त होती हैं। तो ये तीन प्रकार की बातें आपने देखी थी। रेले स्कैटरिंग क्या होती हैं, स्टॉक लाइंस कब प्राप्त होती हैं और एंटी स्टॉक लाइन कब प्राप्त होती हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने और देखा था क्लासिकल थ्योरी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है, उस मॉलिक्यूल को अगर अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखेंगे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखने पर उस मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऑसिलेट करना शुरू करेंगे। जैसे ही मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। तो उस डाइपोल मोमेंट का मान क्या देखा था हमने मान देखा था म्यू इक्वल टू अल्फा ई, उसका मान होता है। और उसके अंदर अल्फा क्या है, अल्फा है पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवणता, उसकी कैपेबिलिटी, कितना वो ध्रुवित तो हो सकता है, तो ये कहलाती थी ध्रुवणता या पोलराइजेबिलिटी। ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो उस पर दिया गया था। और म्यू क्या है, म्यू है डाइपोल मोमेंट। सो म्यू इज ए डाइपोल मोमेंट। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी मॉलिक्यूल्स को, लाइक ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखने पर इसके इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे और इलेक्ट्रिकल फील्ड का निर्माण होगा, क्रिएट होगा। इसके अंदर ध्रुवणता आ जाएगी, पोलराइजेबिलिटी आ जाएगी, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा। तो इसका मान हमने देखा था म्यू डाइपोल मोमेंट। अल्फा क्या है, अल्फा है पोलराइजेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं ध्रुवणता। देन ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो भी हम अप्लाइड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में हमने ये देखा कि जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाते हैं, मॉलिक्यूल ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं, तो एक नया इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमने कहा था E इक्वल टू E0 साइन 2π VT, इक्वेशन नंबर 2। तो E का मान क्या था यहाँ पे, E0 साइन 2π VT। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखते हैं। ये तो वैसे आपने पढ़ा हुआ है। तो म्यू का मान क्या आता था, म्यू का मान आता था अल्फा E0 साइन 2π VT, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, ये आपको क्या बताती है, ये बताती है कि मॉलिक्यूल जब भी ऑसिलेट करता है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी आती है, उसका खुद का इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्रिएट होता है। ठीक है, अब हमें आगे ये देखना है कि मॉलिक्यूल को जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो वो ऐसे तो पड़ा रहेगा नहीं, या तो उसके अंदर वाइब्रेशन होगा या उसके अंदर रोटेशन होगा, या दोनों ही होगा। जब वाइब्रेशन या रोटेशन होगा तभी तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे और स्पेक्ट्रा देंगे, हमें स्पेक्ट्रिकल्स लाइन की प्राप्ति होगी। तो हमें ये देखना है कि रोटेशन का रमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या वाइब्रेशन का रमन लाइंस पर, उसकी इंटेंसिटी पर, उसकी फ्रिक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाइब्रेशन का इफेक्ट। द फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का प्रभाव किस पर, रमन लाइंस पर। वाइब्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई भी मॉलिक्यूल होगा,
इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेंगे, वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। कैसे? जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हम उसको जब ऑसिलेट कराएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ऑसिलेट करेंगे तो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, दूर जाएंगे, लंबाई में वृद्धि होगी, लेंथ बढ़ेंगे, फिर पास आएंगे, लंबाई में कमी होगी, फिर दूर जाएंगे, फिर पास आएंगे। इस तरह से क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। उसके अंदर क्या होगा, कंपन होगा। तो कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन के द्वारा भी क्या होगा, एक पोलराइजेबिलिटी उसके अंदर उत्पन्न होगी। जनरली तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से क्रिएट होती है, जिसे हम अल्फा कहते हैं, लेकिन वाइब्रेशन होने पर वाइब्रेशन के द्वारा भी वो मॉलिक्यूल खुद की एक और पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवणता उत्पन्न करता है। उसका क्या मतलब होता है और या उसका क्या मान होता है? तो हमें ये जनरल तो पता है कि म्यू इक्वल टू अल्फा E0 साइन 2 पाई VT होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 4 में दे देती हूँ। अब वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन के दौरान क्या होगा, खुद की भी एक पोलराइजेबिलिटी क्रिएट होगी, जिसे हम कहते हैं अल्फा इक्वल टू अल्फा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई VT। ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अल्फा ये ध्रुवणता ही है, अल्फा 0 क्या है, अल्फा 0 जब मॉलिक्यूल क्या करेगा, अब वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेशन के दौरान जो उसकी पोलराइजेबिलिटी उत्पन्न हुई है उसे हम कहते हैं अल्फा 0। किसके दौरान, वाइब्रेशन के द्वारा, ध्रुवणता, उसको मैं ऐसे कह सकती हूँ। और ये बीटा क्या है, बीटा का मतलब है रेट ऑफ पोलराइजेशन ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कारण ध्रुवणता में परिवर्तन की दर, रेट क्या है, तो उसको शो करता है बीटा। तो ये अपने पास एक मान प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस अल्फा के मान को क्या हम इस अल्फा की जगह रख सकते हैं, बिल्कुल। इक्वेशन 5 में से, फ्रॉम इक्वेशन 5 में से अल्फा का मान, इक्वेशन कहाँ रखना है, इक्वेशन 4 के अंदर रखना है। तो इक्वेशन 4 के अंदर जब हम इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा, म्यू इक्वल टू अल्फा का क्या मान दे रखा है, अल्फा का मान है अल्फा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई VV का मतलब है वाइब्रेशनल की फ्रिक्वेंसी, उसके बाद में T, और उसके बाद में क्या है, ये डॉट मतलब ये गुणा में है E0 साइन 2 पाई VT। समझ में आ गया यहाँ तक? इक्वेशन नंबर इसको हम देते हैं 6 नंबर। अब हमें क्या करना है, अब देखो एक और चीज़ इसके अंदर पहले देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है, नो वाइब्रेशन, नो रोटेशन, एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो अगर एनर्जी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उस दौरान बीटा क्या है, बीटा है चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, और बीटा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो मैं बीटा को 0 लिख सकती हूँ। और अगर मैं बीटा को 0 लिखूँगी तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, ये पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस दौरान मैं इसको ये कह सकती हूँ कि अगर बीटा का मान 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे रेले प्रकीर्णन हो रहा है, रेले स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है। तो जब रेले प्रकीर्णन की बात आती है तो बीटा 0 हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशन की। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाला जो मान है अल्फा 0 प्लस बीटा साइन थीटा E0 है, अब ये प्लस में है ना, तो इसको मैं इसके साथ में गुणा करूँगी, ठीक है। क्या करूँगी, यहाँ पे हमने मान लिखा अल्फा 0 प्लस बीटा साइन थीटा VT, और ये डॉट के अंदर E0 इसका मैंने मान लिखा। अब आप इसको इसके साथ में गुणा करोगे एक बार, और उसके बाद में उसको इसके साथ में गुणा करके लिखते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये वाला जो अल्फा है इसको इससे गुणा करना है इस वाले भाग के साथ, फिर इस वाले भाग को इस वाले भाग के साथ गुणा करना है, ठीक है। तो अल्फा को इसके साथ में गुणा करूँगी तो क्या आएगा, अल्फा 0 E0 साइन 2 पाई VT प्लस ये प्लस, उसके बाद इसको इससे गुणा तो ये तो सेम ही आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बीटा E0, क्लियर। फिर ये वाला भाग लिखूँगी, फिर ये वाला भाग लिखूँगी, तो बीटा E0 साइन 2 पाई VV का मतलब है वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। VV इसके साथ में इसको मैंने गुणा कर दिया, तो ये बीटा और E0 साथ में लिख दिया, साइन 2 पाई VVT डॉट साइन 2 पाई VT।
इक्वेशन नंबर 7, इसको आप देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पे क्या किया है, अल्फा जो 0 है उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, एक पार्ट बन गया। फिर ये वाला भाग है, इसको भी इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, तब दूसरा भाग बन गया। जो अलग अलग भाग थे, जो कांस्टेंट है अपने पास, उसको हमने साथ में लिख दिया और साइन वाले की वैल्यू हमने एक साथ में लिख दी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 हमें मिल गई। अब इसके अंदर आप एक काम करना, जो एक रूल है वो ये कहता है कि अगर मान साइन A और साइन B इस तरह से दे रखा है तो उसका मान क्या आता है, उसका मान आता है 1/2 cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ठीक है, इस तरह से इसका मान हमें लिखना है। तो ये देखो, आपको ये चीज़ कहाँ दिख रही है, साइन A डॉट साइन B। आप इसको यहाँ पे देखो तो आपको एज इट इज़ दिख रहा है, साइन, ये साइन हो गया और A की जगह ये पूरी वैल्यू, उसके बाद में साइन और B की जगह ये पूरी वैल्यू आ गई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ, इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं कि साइन A डॉट साइन B, मतलब साइन, ये साइन, फिर A की जगह ये वैल्यू, फिर साइन साइन, फिर B की जगह ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा गया है। तो मैं दे देती हूँ इसको इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 8 के फॉर्मेट में चेंज करना है। बाकी में कोई चेंज आपको कहीं भी नहीं करना है। कैसे, जैसे कि देखो, ये एज इट इज़ आपको लिखना है, अल्फा 0 E0 साइन 2 पाई VT प्लस बीटा E0, यहाँ तक आपको एज इट इज़ लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। हमें जो चेंज करना है वो यहाँ पे करना है। अब ये वाला जो 2 पार्ट आ गया, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखो 1/2, उसके बाद में क्या आ गया, कोस, ये कोस, ये मान, तो क्योंकि देखो 2 पाई और t ये तो सेम है, इसके अंदर भी 2 पाई और t सेम है, तो मैं इसको क्यों ना साथ में लिख दूँ, साथ में लिख दिया, ब्रैकेट माइनस, उसके बाद में इधर भी कोस, कोस के बाद में ये मान पूरा सेम है तो इसको साथ में लिख दे, 2 पाई t साथ में लिख दिया, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है a माइनस b और a प्लस b। अलग क्या है इसके अंदर, ये v है, वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी है, और ये रमन की फ्रिक्वेंसी है, तो ये दोनों ही चेंज है ना, तो हम इनको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो मैं लिखूँगी v माइनस v और v प्लस v। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन बन के तैयार हो गई। इक्वेशन नंबर ये 8th है, सॉरी 9th है। अब ये जो आपकी इक्वेशन प्राप्त हुई, ये पूरी इक्वेशन कहलाती है क्या, वाइब्रेशन का रमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है, वाइब्रेशन का रमन पर प्रभाव। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर रेले प्रकीर्णन होगा तो बीटा क्या होगा, 0 होगा। तो इससे आप निकाल सकते हो, इक्वेशन के अंदर हम अगर बीटा 0 लगा दे तो बीटा 0 होगा, तो वो कहलाता है रेले प्रकीर्णन। और रेले प्रकीर्णन के अंदर कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का एनर्जी चेंज नहीं होता है। तो मुझे इसका मान क्या मिलेगा, म्यू का। तो म्यू का मान क्या मिलेगा, देखो ये बीटा है, इसको 0 कर दो तो पूरा भाग 0 हो गया कि नहीं हो गया, ऑटोमेटिकली ये पूरा 0 ही हो जाएगा। हम सिर्फ इस पार्ट को लेते हैं, अल्फा 0 E0 साइन 2 पाई VT। ये मान क्या देता है, ये मान आपको रेले प्रकीर्णन का मान देता है। ठीक है, इस इक्वेशन में ये नहीं है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा ध्यान रखने के लिए बता रही हूँ कि अगर रेले प्रकीर्णन भी अगर पूछा जाए तो आपको ऐसे लिखना है, नहीं पूछा जाए तो भी लिख सकते हो कि बीटा 0 होगा। बीटा के अंदर, बीटा का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज इन पोलराइजेबिलिटी अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन। तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा तो रेले प्रकीर्णन होगा। और मान क्या मिलेगा, म्यू इक्वल टू अल्फा 0 E0 साइन 2 पाई VT, यहाँ तक का मान हमें प्राप्त होगा, ये रेले प्रकीर्णन के लिए। अब रेले प्रकीर्णन नहीं हो रहा है तो रमन प्रभाव हो रहा है, तो स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन कौन बताएगा। तो आप ये याद रखना, एक तो आती है एंटी स्टोक लाइन, एक आती है स्टोक लाइन। एंटी स्टोक लाइन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, प्लस में होती है ना, तो आप मान याद रखना, जो प्लस वाला मान है V प्लस V, ये देता है एंटी स्टोक का मान। और उसके बाद में स्टोक जिसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है तो V माइनस V, ये किसका मान देता है, ये मान देता है स्टोक लाइन्स का मान। ठीक है, तो ये क्या है, स्टोक लाइन, ये एंटी स्टोक लाइन, और ये है रेले प्रकीर्णन। अब सवाल ये आता है कि वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी का या वाइब्रेशन का रमन पर प्रभाव क्या पड़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई या घट गई या क्या हो गया। तो देखो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो हमें देखना है कि रमन शिफ्ट यहाँ पे कितनी होती हैं। अगर मैं रमन शिफ्ट की बात करूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ रमन शिफ्ट।
कि रमन शिफ्ट कितनी होगी, तो हमें पता है कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, v होती है। हमारे पास आई कितनी, आप प्लस वाली वैल्यू उसको यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि बढ़ने वाली वैल्यू हमें यूज़ करनी है। तो हमारे पास वैल्यू कौन सी है, ये टोटल में से हम माइनस क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे वी प्लस वी, ठीक है। एक मिनट, ये तो है आपकी वाइब्रेशनल की फ्रीक्वेंसी, वी माइनस वी प्लस, ये मैंने यहाँ पे सही नहीं लिखा है, इधर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, ये आपको v पहले लिखना है और वी बाद में लिखना है, ठीक है, v और वी। अब क्या आएगा, अब रमन शिफ्ट देखनी है हमें, तो रमन शिफ्ट देखनी है तो ये टोटल v, उसके अंदर चेंजेस देखना है, v माइनस वी में से v निकालना है। तो देखो ये तो है रमन की आवृत्ति, ये है वाइब्रेशन के दौरान जो चेंज हुआ है उसका मान, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो v माइनस और v प्लस ये बाहर निकल जाएगा और हमें प्राप्त होगा केवल v का मान। इसका मतलब क्या है, ये कहने का मतलब ये है कि रमन के अंदर जो रमन शिफ्ट होगी, वाइब्रेशन के दौरान भी जो आवृत्ति मिलेगी वो समान ही रहती हैं, मतलब ना तो दुगनी हुई ना 3 गुना हुई, रमन की फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी आपके इक्वल रहेगी या समान रहेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशन होने के दौरान या वाइब्रेशन होने पर मिलने वाली रमन लाइंस की फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति जो होती है उसका मान वाइब्रेशन की आवृत्ति के समान ही होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आता है रमन का प्रभाव, क्लियर। अब इसी तरह से अपन देखते हैं रोटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको समझ में आ गया, 1-2 बार आप ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं रोटेशन का प्रभाव, ये तो वाइब्रेशन का प्रभाव हमने देख लिया, अब रोटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन, बाकी तो सब चीज़ें सेम ही होगी, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, वो आप देखना क्या यहाँ पे चेंजेस करना है। जब रोटेशन होगा, मॉलिक्यूल रोटेशन करेगा, तो रोटेशन के दौरान भी क्या होगा, उसके अंदर पॉलराइजेबिलिटी आएगी, उसके अंदर ध्रुवणता में परिवर्तन होगा। तो ध्रुवणता में परिवर्तन को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, अल्फा इक्वल टू अल्फा 0 बीटा साइन 2 वी टी, ये वाइब्रेशन के अंदर लिखा था। अब हमें यहाँ पे चेंजेस क्या करना है वो देख लो आप, आपको चेंजेस ये करना है कि यहाँ पे जो बीटा है वो आ जाएगा बीटा डैश, क्योंकि बीटा किसका मान था, बीटा था वाइब्रेशन के दौरान ध्रुवणता में परिवर्तन की दर, और वी की जगह क्या आ जाएगा, वी आर आ जाएगा, क्योंकि हम रोटेशनल की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। बाकी तो आपको एज इट इज़ याद रखना है, कोई ज़्यादा चेंज करना नहीं। मैं आपको इसलिए इस टाइप से बता रही हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी याद करने में। आप एक वाइब्रेशन का याद करोगे तो आपको रोटेशन का भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मान आता है इक्वेशन नंबर 5 का। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को कहाँ लगाते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में लगाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में मैंने इसको लिख दिया, इसके अंदर आप थोड़ा सा चेंज करोगे कि वाइब्रेशन की जो फ्रिक्वेंसी होगी, वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी वी थी, और रोटेशन की जो फ्रिक्वेंसी होगी उसका मान आ जाएगा 2VR और T, ठीक है। ये आपको इतना सा ही चेंज करना है, इसकी जगह क्या लिखोगे 2VR, वहाँ पे वी था, यहाँ पे VR है, लेकिन 2 गुना आएगा मान, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसको मैं चेंज करूँगी तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 4, 3, 2 की जगह 4 आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिखना है, अल्फा 0 प्लस बीटा डैश साइन 2 और 2 कितने हो गए 4, और पाई और VR, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आ जाती है आपके 6 नंबर, वो वाली इक्वेशन आपके यहाँ पे आ गई, इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको पूरा ही करा देती हूँ यहाँ से। तो बाकी बिल्कुल सेम है, आप इसको देखते जाना, बिल्कुल सेम लगेगा। अब अल्फ़ा का मान हम क्या करते हैं, अल्फ़ा के मान को हम यहाँ पे रखते हैं, किसके अंदर, म्यू की जगह। तो इक्वेशन नंबर 6 में से अल्फ़ा का मान अपन इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर रखेंगे। तो मान क्या है, अल्फ़ा का मान है हमारे पास अल्फ़ा 0 प्लस बीटा डैश, उसके बाद में साइन, और साइन के बाद में 4 आएगा, 2 नहीं आएगा, उसके बाद में पाई और VR और T, ठीक है। ये मान मैंने यहाँ पे लिख दिया, किसकी जगह, अल्फ़ा की जगह। अब ये मान लिख लेते हैं E के, डॉट E0 साइन 2 पाई VT। ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी, इक्वेशन नंबर 7 हो गई। अब सेम वही प्रोसेस करना है, क्या करना है, इधर से इसको गुणा करना है, इधर से इसको गुणा करना है। तो म्यू का मान क्या आएगा, अल्फ़ा 0 E0 साइन 2 पाई VT प्लस बीटा डैश E0, बीटा डैश E0, उसके बाद में ये मान
साइन 2 पाई साइन 4 पाई, उसके बाद में वी आर टी, उसके बाद में वापस क्या आएगा साइन 2 पाई वी और टी। इक्वेशन नंबर 8 दे दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे पहले बताया था साइन और कॉस के मान, साइन ए डॉट साइन बी, तो हमें पता है कि साइन ए हो डॉट साइन बी हो तो मान क्या आता है 1/2 कॉस ए माइनस बी, उसके बाद में माइनस ए प्लस बी, ये मान हमें प्राप्त होता है। तो इसको भी हम उसी फॉर्मेट में करेंगे, ये वाला मान और इस वाले मान को इस फॉर्मेट में लिखना है। तो उसको मैं इस फॉर्मेट में लिख दूँ तो म्यू इक्वल टू क्या होगा अल्फा 0 ई 0 साइन 2 पाई वी टी, ये 2 पाई वी टी, उसके बाद में प्लस बीटा ई 0, मैं बीटा ई 0 को पहले इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन ही है तो इसको पहले लिख दिया। उसके बाद 1/2, ये 1/2 हो गया। अब कॉस का मान लिखते हैं, तो अब कॉस का मान लिखना है, उसके अंदर देखो ये साइन 4 पाई और इधर क्या है साइन 2 पाई, तो कॉमन क्या ले लूँ मैं, कॉमन 2 पाई ले लो, तो ये हो जाएगा 2 पाई और 2 पाई के साथ में t लिख देते हैं और ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ v माइनस 2vr, ठीक है। इस प्रकार से अब आएगा माइनस, ये वापस आया कॉस, ये वापस आया 2 पाई t, ये 2 पाई t, उसके बाद में क्या है ये v और ये vr, उसको अब लिखेंगे प्लस के फॉर्म में, तो v और प्लस 2vr। बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, तो ये सिंपल तरीका है, ठीक है। ये हमें जो इक्वेशन है ये प्राप्त हो गई। अब इस इक्वेशन के अंदर हम रेले देख सकते हैं, स्टॉक देख सकते हैं और एंटी स्टॉक देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बी जो है वो चेंज इन पोलराइजेबिलिटी है, अगर सिंपल बी है तो वाइब्रेशन के दौरान और बी डैश है तो रोटेशन के दौरान। तो इसका मान क्या होगा, अगर इसका मान 0 होता है तो उसे हम कहते हैं रेले प्रकीर्णन, क्या कहेंगे रेले प्रकीर्णन, और इसका मान 0 होगा तो पूरा ये 0 हो जाएगा पार्ट, और पूरा पार्ट 0 हो जाएगा तो हमें मान क्या प्राप्त होगा, इतना ही मान प्राप्त होगा अल्फा 0 ई 0 साइन 2 पाई वी टी, और ये मान क्या देता है, ये हमें रेले प्रकीर्णन के बारे में बताता है, ठीक है। फिर आता है कि स्टॉक लाइन कौन बताएगा, तो ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाएगी v माइनस 2vr, मान में कमी आ रही है, माइनस मतलब कमी आ रही है, तो ये क्या कहलाएगी स्टॉक लाइन्स, और ये मान क्या देगा v प्लस 2vr, ये देगा हमें एंटी स्टॉक लाइन्स का मान, कितना एंटी स्टॉक लाइन का मान ये देता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब रमन शिफ्ट क्या होगी, तो रमन शिफ्ट देख लेते हैं। रमन शिफ्ट के अंदर देखो टोटल तो फ्रिक्वेंसी है v, ये रमन की फ्रिक्वेंसी, और हमारे पास मान कितना आया माइनस v प्लस 2vr, हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ। तो v में से v वैसे भी घट गया तो टोटल मान कितना प्राप्त होता है 2vr, इट मीन ये मान प्राप्त हो गया 2vr, जैसे वहाँ पे प्राप्त हुआ था v, यहाँ पे प्राप्त था 2vr। इसका मतलब क्या हुआ कि रमन की जो फ्रिक्वेंसी थी और जो रोटेशन की फ्रिक्वेंसी थी उसमें क्या अंतर है, रमन की फ्रिक्वेंसी की तुलना में जो रोटेशन की फ्रिक्वेंसी आई है वो 2 गुना है, कितनी हो गई, सीधी डबल हो गई। तो क्लियर दिख रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन या वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन के दौरान प्राप्त होने वाली फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति का मान रमन आवृत्ति के बराबर प्राप्त होता है, लेकिन रोटेशन के दौरान प्राप्त होने वाली फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति का मान रमन आवृत्ति से 2 गुना अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। सवाल भी ऐसे ही आता है, कई बार एक लाइन लिखी होती है, सिद्ध कीजिए कि रमन आवृत्ति का मान वाइब्रेशन की आवृत्ति के समान होता है, तो पहला वाला लिखनी डेरिवेशन आपको, सिद्ध कीजिए कि रमन की आवृत्ति का मान, या कह सकते कि सिद्ध कीजिए कि रोटेशन की आवृत्ति का मान रमन की आवृत्ति से 2 गुना होता है, तो ये लाइन आएगी, तो ये आपको पूरा डेरिवेशन लिखना है, ठीक है। तो ये आता है वाइब्रेशन का या रोटेशन का रमन आवृत्ति पर या रमन प्रभाव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्लियर हो गया कि वाइब्रेशन होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर रहती हैं, और अगर रोटेशन होगा तो रमन आवृत्ति की तुलना में क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाता है। ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो ये था रमन प्रभाव के बारे में, उसकी थ्योरी, और उसके बाद में उस पर रोटेशन तथा वाइब्रेशन का इफेक्ट। अब हम जो पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।